अस्सलामुअलैकुम। आज पाकिस्तान की आवाज में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान का पहला फौलाद साज इदारा पाकिस्तान स्टील मिल्स तबाही के दहाने पर है। बड़े पैमाने पर होने वाली बदनवानी, अकरबा परवरी और नाअहली ने इस मुनाफा बख्श इदारे को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। इस अजीम इदारे की पैदावारी सलाहियत 11 से 30 लाख टन सालाना है, लेकिन करप्शन और सियासी बुनियादों पर होने वाली तकर्रुरियों ने इस इदारे को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। 18,600 एकड़ से जायद रकबे पर मुहित इस इदारे को पाकिस्तान का बिलाशुबा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होने का एजाज भी हासिल है। ताहम खाम माल की किल्लत और बदनवानियों की वजह से यह इदारा अब तबाही के दहाने पर खड़ा है और गुज़श्ता 6 साल में सिर्फ खाम माल की खरीदारी में बदनवानी के दर्जनों वाकयात सामने आ चुके हैं। मौशी साल 2008 में 3 अरब से जायद खालिस मुनाफा कमाने वाले इदारे को 2008 के बाद से ड्रामाई तौर पर हर साल खसारे का सामना है। 11 मिलियन टन स्टील पैदा करने की सलाहियत रखने वाली स्टील मिल्स आज मुकम्मल तौर पर बंद होने के साथ साथ तकरीबन 200 अरब से जायद की मकरूज भी है। दूसरी जानिब तकरीबन 1/2 से पाकिस्तान स्टील मिल्स की निचकारी की कोशिशें की जा रही हैं और मौजूदा हुकूमत भी पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के लिए कोशां है। लेकिन असल मसला इदारे की हालत और माली मुश्किलात के पेश नजर 9,350 मुलाजमीन को 1 माह के नोटिस पर फारिग कर दिया जाएगा। मुलाजमीन को 18 अरब रुपए का पैकेज भी दिया जाएगा। रूस की मावनत से जुल्फकार अली भुट्टो ने 30 दिसंबर 1972 में पाकिस्तान स्टील मिल का इफ्तिताह किया। जिसके बाद रूसी इंजीनियर्स, माहिरीन और टेक्निकल स्टाफ ने पाकिस्तान आकर स्टील मिल्स के इंजीनियर्स, स्टाफ और मुलाजमीन को ट्रेनिंग दी। 14 अगस्त 1981 को पहली ब्लास्ट फर्नेस ने काम शुरू किया। इस तरह पाकिस्तान लोहे और स्टील तैयार करने वाले ममालिक में शामिल हो गया। ये प्रोजेक्ट 19,000 एकड़ पर फैला हुआ है, जिसमें से 10,000 एकड़ स्टील की पैदावार के मुख्तलिफ प्लांट्स पर मुश्तमिल है, जबकि 8,000 एकड़ रकबे पर रिहायशी मकानात बने हुए हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ पाकिस्तान स्टील मिल तबाही के दहाने पर पहुंच गई और इसकी अहम वजूहात में बड़ी तादाद में सियासी भर्तियां, करप्शन, बेईमानी और नाक़िस कारकर्दगी शामिल है। हालात के पेश नजर साल 2006 में उस वक्त के वजीर आजम शौकत अजीज ने स्टील मिल की निजकारी का फैसला किया, लेकिन अदालत में इस अमल के खिलाफ पिटीशन दायर कर दी गई। अदालत ने स्टील मिल की निजकारी के खिलाफ फैसला दिया। साल 2017 में चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद जुबैर ने ऐलान किया कि साल 2017 में पाकिस्तान स्टील मिल को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, लेकिन सियासी मुखालफत की वजह से निजकारी का अमल न हो सका। दूसरी जानिब सुई सदर्न गैस कंपनी समेत दीगर इदारों पर स्टील मिल के वाजिबात बढ़ते चले गए। जून 2015 में SSDC ने स्टील मिल को गैस फराहमी बंद कर दी। जुलाई 2017 तक स्टील मिल्स का खसारा 177 अरब रुपए तक पहुंच गया। इदारे के माहाना खसारे का अंदाजा 1 अरब 40 करोड़ रुपए लगाया गया। मौजूदा हुकूमत ने भी पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली की कोशिश की, लेकिन इदारे की हालत और माली मुश्किलात के पेश नजर इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने पाकिस्तान स्टील मिल्स के तमाम मुलाजमीन फारिग करने की मंजूरी दी। स्टील मिल के 9,350 मुलाजमीन को 1 माह के नोटिस पर फारिग कर दिया जाएगा। पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन को 18 अरब रुपए का पैकेज दिया जाएगा। कमोबेश 23 लाख रुपए फी मुलाजिम मुआवजा दिया जाएगा। ताहम 250 मुलाजमीन मंसूबे पर अमल दरामद के लिए 120 दिन तक काम करते रहेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स की निचकारी नामंजूर, मुलाजमीन का मुआशी कत्लेआम नामंजूर। ये नारे हैं पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन के जो हुकूमती फैसले के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं।
पाकिस्तान स्टील मिल्स के बाहर परेशान हाल मुलाजमीन का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान स्टील मिल को बहाल करने और मुलाजमीन के तहफ्फुज़ का वादा किया था। हुकूमत अपना वादा पूरा करे। इदारे की निजकारी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मुलाजमीन ने अपने हुकूक के लिए अदालत समेत हर फोरम पर जाने का ऐलान किया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी पाकिस्तान स्टाइल मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और जानते हैं कि वहां वो क्या मनाजिर देख रहे हैं। जी एहसन, बताइएगा पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन का क्या कहना है? आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं एहसन अब्बासी। नाज़रीन, 30 दिसंबर 1972 ये पाकिस्तान की तारीख का वो दिन था जब पाकिस्तान के तमाम सूबों में शहरियों को एक नए नौकरियों के मौके फराहम होना शुरू हुए थे। पाकिस्तान में कराची के अंदर रूस के ताउन से एक ऐसी मदर इंडस्ट्री का कयाम अमल में आया था जिसने शहर के तमाम सूबों में नौकरियां फराहम की। तकरीबन 19,000 एकड़ पर ये मदर इंडस्ट्री का कयाम हुआ, जिसमें 8,000 एकड़ जो कि रिहायशियों के लिए स्कीम्स के तौर पे रखा गया रकबा था। ये स्टील मिल अब किस दहाने पे मौजूद है, यहाँ पर क्या सूरत हाल है, आज मैं जिना गेट, पाकिस्तान स्टील मिल के जिना गेट के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगियां इस स्टील मिल को चलाने के लिए दे दी, आज वही लोग जो है वो सरापा एहतजाज है। आइए नाज़रीन, इन सरापा एहतजाज मुजाहिरीन के पास चलते हैं जो पाकिस्तान स्टील मिल को पिछले कई दिहाइयों से अपनी जिंदगी का हिस्सा देते आए हैं, ताकि ये मदर इंडस्ट्री आने वाले दिनों में पाकिस्तान का नाम रोशन करे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह दुनिया भर में मुख्तलिफ सेलें लगती हैं, हमारे मुल्क में निजकारी की सेल लगती है। मुलाजमीन से बात करेंगे, जानेंगे उनके क्या मसाइल हैं और अब जो कवानीन बनाए गए हैं तरमीम के बाद, वो कवानीन किस हद तक असरअंदाज हो रहे हैं। आइए। नाज़रीन, इस एहतजाज में हजारों की तादाद में वो एम्प्लॉइज जिन्होंने अपनी जिंदगी के एक बड़े हिस्से जो है पाकिस्तान स्टील मिल को दिए, आज जो सरापा एहतजाज है, किन वजूहात की बिना पे, उनसे जानेंगे। इस वक्त एम्प्लॉइज यूनियन के जो है उहदेदारान हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, बताइएगा क्या वजह हो गई कि आज रोडों पे आ गए वही लोग जो इस मदर इंडस्ट्री को जो है वो चला रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज न्यूज़ का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारा मौका सुनने के लिए यहाँ पे आए। सबसे पहले मैं आपको ये बताता जाऊँ कि ये जो मुलाजमीन है इनकी 30-30 साल सर्विस बाकी है अभी, ठीक है। ऐसा लगता है इस मुल्क में जंगल का कानून है, ठीक है। ये मुलाजमीन जिनकी जो 2010 से इनकी सैलरी नहीं बढ़ी, ये 10 साल से 2020 में 20 की महंगाई से मुलाजिम मुकाबला कर रहे हैं। इस कोरोना वबा की आड़ में ये जो गवर्नमेंट और इंतजामिया है हमारी, ये मुलाजमीन पे शब खून मारने जा रही है, बतरफी के जो है लेटर निकालने जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में केस मौजूद है। दूसरा एक आईनी रास्ता भी है, मुश्तरका मफादात कौंसिल को एतमाद में लिए बगैर फैसला किए नहीं, वफाकी गवर्नमेंट ये फैसला नहीं कर सकती। उसके बावजूद ये गवर्नमेंट जो है ये इस तरह का फैसला करना जारी जो हमें मंजूर नहीं, और इसी वजह से आज ये मुलाजिम अब सरापा एहतजाज है। आपके चैनल के जरिए हुकूमत वक्त से मुझे मुतालबा करते हैं, तो जब रशिया 2012 में MOU साइन किया हुआ इसी इदारे को चलाने के लिए, उस वक्त ही साइन किया था, तो इसकी जो पैदावारी सलाहियत जो है 11 लाख टन है। तो इसी स्टील मिल को हम पाँव पे न सिर्फ पाँव पे खड़ा करेंगे बल्कि इसकी पैदावारी सलाहियतें 33 लाख टन पर जो है लेके आपके हवाले करेंगे। और 2015 से लेके ऑनवर्ड 2 माह पहले भी रशियन इन्वेस्टर ने ये खुला कहा था, तो पाकिस्तान स्टील हम खरीद नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने सस्ते लोन देके $2 अरब इन्वेस्ट करके अपने पैसों से इसी पाकिस्तान स्टील को एक तारीखी मिल बनाएंगे। और आने वाले 50 साल तक इसी स्टील मिल का स्पेयर पार्ट्स आज हमारा मौजूद है, और ये रशिया की टेक्नोलॉजी है, और ये आने वाले 100 साल तक गारंटेड इसकी फाउंडेशन है। स्टील मिल चल सकती है, ज़राए मुबादला बचा सकते हैं। अभी ये इन्होंने ऑफर दिए कि हम 6 साल तक जो है लीज करके टैक्स फ्री कर देंगे उस ऑनर को। इन्होंने अपनी इदारे को तो कभी टैक्स फ्री नहीं किया। जब ये खसारे में था, गलत मैनेजमेंट की वजह से, मेहनत कशों की वजह से नहीं था, गलत मैनेजमेंट की वजह से खसारे में था, तो उसको तो आप टैक्स फ्री नहीं किए, हमें लोन देते रहे, हमें टैक्स फ्री कोई ऑफर नहीं दी, और सरमाएदार को ये दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने पहले भी आज टीवी ने हमारी आवाज को पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंचाई थी। ये इदारा चलेगा, नहीं तो हमें ये मार दे, इसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इन मजदूर का क्या कसूर है? ये स्टील मिल बंद नहीं हो रहा,
आज पाकिस्तान स्टील एज ए गवर्नमेंट सर्व कर रहा है। आप लीज पे देने के बाद एज ए प्राइवेट सर्व करेगा, तब भी यहाँ लोग काम करेंगे, तब भी यहाँ लॉ बनेगा। इस वक्त सीपेक का मंसूबा आपके सामने है। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो स्टील की है। आटा माफिया ने आटा कर दिया, चीनी माफिया ने चीनी कर दिया, और आज स्टील माफिया पाकिस्तान स्टील को बंद करने पे बैठ गई है। तो ये हम कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं। हम इस वक्त तमाम ट्रेड यूनियन ऑफिसर एक पॉइंट पे, एक एजेंडे पे कि सिर्फ 2 पॉइंट एजेंडा, स्टील मिल की बहाली और रोजगार का तहफ्फुज़। ये डॉलर को रोते हैं। IMF से $2 अरब इन्होंने सालाना कर्ज लिया है हाई इंटरेस्ट रेट पे, लेकिन स्टील मिल को बंद करने से ये हुआ है कि $2 अरब की बाहर से स्टील इंपोर्ट हो रही है। अगर ये स्टील मिल बंद ना होती तो ये हमारे $2 अरब बाहर न जाते। आज भी स्टील मिल चल सकती है और बिल्कुल चल सकती है। इन्होंने महंगे बाहर से पावर प्लांट लगाए हैं, और हमारा स्टील मिल का जो पावर प्लांट लगा हुआ था 160 मेगावाट का, उसको बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान स्टील में इस वक्त जितने मुलाजिम हैं वो एक एक्सपर्ट लोग हैं, वो इस इदारे को चलाना जानते हैं। अब जब नई इंतजामिया आएगी, नए लोग रखेगी, तो उनको तजुर्बा नहीं होगा। ये तजुर्बेकार लोग हैं, ये पुराने लोग हैं, इनको हर चीज का पता है कि स्टील में किस तरह चलानी है और किस तरह इसको जो है ना वो हम आगे लेके जाएंगे, और इन्होंने ये साबित करके दिखाया है। हमेशा इन्होंने स्टील मिल को बाकायदा जो है वो अपनी मेहनत से, अपनी मुशक्कत से, अपनी टेक्निकल महारत से इन्होंने चलाया। और इन्होंने यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने रशिया से ट्रेनिंग ली, उसके बाद यहाँ आकर MTC के थ्रू 2 साल यहाँ कुछ लोग नौजवान लड़के MTC के थ्रू आए, उसके बाद 2 साल ट्रेनिंग की, उसके बाद इस इदारे में लगे। कुछ यहाँ पहले डेलीविजन और कॉन्टेक्ट पे रहे 10-10, 12-12 साल। उसके बाद जब ये परमिट हुए, उसके बाद इन्होंने फिर यहाँ जो है ना वो इदारे को चलाया और महारत अपनी दिखाई और चला के दिखाया। इमरान खान ने हमसे वादा किया था कि मैं इस अदारे को चलाऊंगा, और आज वो कहाँ गए? अदारा चलाने की बात तो नहीं, आज लोगों का माशी कत्लेआम किया जा रहा है। आज कहते हैं हम तालीम दे रहे, हमारे लड़के तालीम से भी महरूम हो रही है, कपड़े पहने से, मकानों से गए, आज हमें दर बदर कर दिया गया। क्यों आज असद उमर साहब को याद नहीं आता? ये अपने बात है यहाँ पे, हमने तो घर बैठ गए थे, मगर अगर ये अदारा चलेगा तो हम उसके साथ देंगे। जो अदारे के खिलाफ होगा, कोई भी होगा, हम उसके खिलाफ है, क्योंकि इस अदारे को बड़ी मुश्किलों से बना, इसके अंदर कुर्बानियां दी गई, कई जानों की कुर्बानी उसके बाद बना। ये कोई छोटी सी फैक्ट्री नहीं है, रोज नहीं बन जाते ऐसे अदारे, बड़ी कुर्बानी के बाद बनाए, उस अदारे को चलाया जाए। हुकूमत वक्त इस अमल से इन लोगों को और बिलखुसूस पाकिस्तान स्टील मिल के मेहनतकशों को बेरोजगार करके हमारा माशी कत्लेआम करना चाहती है, जो हमें किसी सूरत में मंजूर नहीं है। हम इस तहरीक को जो हमने इसका आगाज किया है, और अब जब ये इन्होंने हद की हुई है कि इन्होंने लेटर तक हमारे टैप कर दिए हैं रिट्रीटमेंट की पॉलिसी के तहत कि आप 1 महीने की सैलरी लेके घरों में चले जाएं और जब पैसे आएंगे तो हम आपको दे देंगे। हमाद अजहर की सरबराही में कमेटी बनाई गई जो इसके फाइनल जो प्लान है उसकी अभी मंजूरी देगी। इसका मतलब हतमी फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान स्टील के असेट्स की मतलब जो है वो वैल्यूएशन के लिए इश्तिहार दिया गया है, अभी उसकी वो डेट नहीं आई जिसपे वो फर्म्स जो अप्लाई करती हैं और वो टेंडर खुलता है कि कौन इसकी एवोलेट करेगा, और जो है वो उससे पहले पाकिस्तान स्टील की प्राइवेटाइजेशन के नाम पर जो है वो मजदूरों को, अफसरान को जो है बरतरफ करने की जो है वो तैयारी शुरू कर दी गई। आज जो है वो और हर वो कोशिश की जा रही है कि जिससे स्टील मिल के एम्प्लॉइज को कम से कम पैसा मिले। सर मेरी 32 साल यहाँ जॉब हो गई है। मैं पहले डेली बेस पे गुजारता रहा, फिर उसके बाद अभी 12 साल हुए मेरे को पक्के हो गए। जब मैं 22 साल का था जब मैं आया हूँ, आज मैं उम्र के हिस्से हो गया हूँ, 56 साल मेरी उम्र हो गई है। पूरी जिंदगी मैंने यहाँ गुजार दी डेली वेजेस और कंटेक्ट पे। अब 12 साल से हम पक्के हुए तो हमें क्या मिलेगा? हमारी तो पूरी जिंदगी यहाँ चली गई। और जब हम थे तो यहाँ 23 हीट्स निकलती थी और 23,000 मुलाजमीन थे। जब मुनाफे में जाता था, बोनस मिलता था, हर चीज मिलती थी। जब तो लॉस में नहीं रहा, ये 8-9 हजार मुलाजिम तो लॉस में, ये मेरी मंतक समझ में नहीं आती है। ये वो जगह है जहां मेरे इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान 2016 में इसी जगह ट्रक पे खड़े होके कह के गए थे कि मैं पाकिस्तान स्टील मिल को चलाऊंगा, पाकिस्तान की इसमें जो करप्ट इंतजामिया है उसको हटा के एक बेहतर इंतजामिया जो है मैं लाऊंगा और मजदूर को नहीं निकालूंगा। और असद उमर साहब भी, शाह मोहम्मद कुरैशी साहब भी, तमाम वुज़रा जो आज बने हुए तमाम यहाँ आए थे। और मैं खुद तहरीक इंसाफ का एक छोटा सा कारकुन हूँ। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ अपनी हुकूमत से कि ये वायदे क्या सिर्फ वोट लेने के लिए हद तक थे? हमने पहली सीबीआई जीत दी आपको, और हमें जो है आपने आज इस मजदूरों के सामने ऐसा खड़ा कर दिया है। जी तो नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में सुना स्टील मिल मुलाजमीन क्या कहते हैं।
یہ وہ ملازمین ہیں جو سال میں 2 سے 3 دفعہ کبھی نیشنل ہائی وے بلاک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کبھی ریلوے ٹریک پہ احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب تک یہ ملازمین احتجاج نہ کریں ان کو تنخواہیں ریلیز نہیں کی جاتی. یہی سلسلہ چلتے چلتے آج اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اس کی نجکاری کے فیصلے ہونے جا رہے ہیں. دنیا بھر میں آپ نے ایسی تو بے شمار مثالیں دیکھی ہوں گی کہ کہیں پہ بلیک فرائیڈے کی سیل لگتی ہے تو کہیں گڈ فرائیڈے کی, کہیں کرسمس تو کہیں کچھ. طرح طرح کی سیلیں دنیا بھر میں لگتی ہیں, لیکن ہمارا ملک ان ممالک کی فہرست میں شامل ہے جہاں پر قومی اداروں کی سیل لگتی ہے. ان سیل سے کن لوگوں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے, ان میں وہی لوگ کردار ادا کرتے ہیں جو الیکشن سے قبل ووٹ لینے ان اداروں کے ورکرز کے پاس آتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ کوئی ایسی نظر ثانی کرے, کوئی ایسے فیصلے کرے کہ 26,000 سے باقی بچے 6,000 جو ملازمین پاکستان اسٹیل مل کے رہ گئے ان کا روزگار جاری رہے, ان کے گھر کے چولہے جلتے رہے. احسن عباسی, آج پاکستان کی آواز. ملک کی معیشت پر بہت بڑے بوجھ پاکستان اسٹیل ملز, اس کا فیصلہ کیا ہونا ہے؟ اس کی ری اسٹرکچرنگ ہونی ہے, اس کی پرائیویٹائزیشن ہونی ہے, کس طریقے سے اس کو آگے لے کر ایک منافع بخش ادارہ بنایا جا سکتا ہے, اس کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. بات کر رہے ہیں پاکستان اسٹیل ملز کے حوالے سے. اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممریز خان صاحب. آپ پاکستان اسٹیل ملز کارپوریشن اسٹیک ہولڈرز گروپ کے کنوینر ہیں. بہت شکریہ جو ہمیں جوائن کرنے کا, اور ساتھ ہی ظفر سبحانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. آپ ممبر ہیں پرائیویٹائزیشن بورڈ کے. ظفر سبحانی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ممریز صاحب, ہمیشہ سے آپ لوگوں نے مخالفت کی اسٹیل ملز کی نجکاری کی, اس کے بند کیے جانے کی, اور ہمیشہ سے مطالبہ رہا کہ اس کو اس کے پیروں پر کھڑا کیا جائے. حکومت آگے بڑھ رہی ہے, اس کی ری اسٹرکچرنگ کے اوپر کام جاری ہے, اور بہت ساری چیزیں اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنی ہیں. اب اختلاف کہاں پہ, آپ لوگوں کا کیا مطالبہ ہے؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت صحیح ڈگر پہ نہیں ہے؟ بہت شکریہ جی, آج ٹی وی نے یہ موقع دیا. بات یہ ہے کہ اگر حکومت صحیح ڈگر پہ ہوتی تو حکومت کی بات بھی مانی جاتی اور یہ ہو جاتی. یہ 2006 سے لے کر اب تک کسی نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ پاکستان اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کرانے کے پیچھے کون سا مافیا ہے. وہ مافیا اب تک اس ملک کی اکانومی کو 3 اکاؤنٹ میں $12 ارب کا نقصان پہنچا چکا ہے, جبکہ اس کو 11 لاکھ ٹن سے 30 لاکھ ٹن پہ لے جانے کے لیے $1 ارب خرچہ ہونا تھا. یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن ابھی یہ بتایا کہ ان کا ٹرانزیکشن سٹرکچر جو انہوں نے ابھی تیار کیا, پاکستان اسٹیل مل کے شیئر کی بک ویلیو کیا ہے آج کمپیئرنگ ود 2006. پھر 2006 سے اب تک پرائیویٹائزیشن کر کیوں نہیں سکا؟ اس لیے یہ نہیں اس کے اوپر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس کے اوپر بہت تھورلی اس کو دیکھنا چاہیے. اور جو ہمارے تحقیقی ادارے ہیں, تحقیقاتی ادارے ہیں, نیب اس کے اندر موجود ہے اور FIA اس میں موجود ہے, یہ ان کے کرنے کا کام ہے. آپ کی جو ڈیمانڈ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اس کو تباہ کیسے ہوا, اس کے اوپر جو ہے پوری ایک رپورٹ تیار کی جائے, ان کے مجرموں کو پکڑا جائے. ہم تو بات کر رہے ہیں یہاں پہ اس کی ری اسٹرکچرنگ کے حوالے سے, اس ادارے کو دوبارہ کھڑے کرنے کے حوالے سے. اس میں حکومت کہاں غلط ہے؟ حکومت وہاں پہ غلط ہے کہ حکومت جان بوجھ کے پرائیویٹ سیکٹر کی مناپلی کے لیے یہ اس کو پرائیویٹائز کرنا چاہ رہی ہے, جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اسٹیل مل ریسٹرکچر ہو سکتی ہے اپنے وسائل سے. اسٹیل مل کو پیرالائز کیا گیا ہے, اس کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے, اس کے پاس اپنے فنڈ ہیں. مگر ہم نے یہ پرپوزل بھی دی ہے, حکومت اس بات کو کنسیڈر نہیں کر رہی. جیسا کہ ہم نے کہا کہ پاکستان اسٹیل مل کا اگر احتساب کریں تو 150 ارب روپیہ ریکور ہوتا ہے. سر وہ احتساب تو بہت بڑی بڑی اور بھی چیزوں کا ہونا ہے, اس کے اوپر اگر لگے رہیں گے تو بات آگے کیسے چلے گی؟ آگے اس طرح میں ذرا اس پہ ٹیک لیتا ہوں, ظفر سبحانی صاحب کا ٹیک لیتا ہوں. ظفر صاحب, اس وقت کہاں پہ معاملہ اٹکا ہوا ہے, کہاں پہ, کیونکہ اس کی پرائیویٹائزیشن ہونا ہے, ری اسٹرکچرنگ ہونی ہے, کلیئر کتنا اس وقت حکومت ہے اور روڈ میپ کیا ہے اس کا؟ جی عمران صاحب, پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. مبریز صاحب کی بات صحیح ہے کہ جو ہے یہ جو آپ کا 2015 سے یہ آپ کا اتنا امپورٹنٹ ادارہ جو ہے
वो इस वक्त बंद है, बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल बोर्ड मीटिंग में भी मेरा ये व्यू है कि पहिया चलना चाहिए अभी। अब जो पुरानी बात है उसके ऊपर अगर हम बात करते रहेंगे तो उसका कोई एंड नहीं आएगा। अभी बात ये है कि एक ट्रांजिशन स्ट्रक्चर बना और जो है उसको इस इदारे को जो है ना फिर से फाल करना है। इस इदारे में फिर से पहिया चलना है। इसमें एक प्राइवेट इदारा जो है, जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर भी हो सकता है, जो बाहर का इन्वेस्टर हो सकता है, उसको ऐसा एक ट्रांजिशन स्ट्रक्चर हमने प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने तकरीबन 6-7 महीने की जो है डिस्कशन के बाद, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स भी शामिल है, जिसमें से ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है कि जो कोर लैंड है तकरीबन 1250 एकड़, उसके ऊपर जो है ये हम चाह रहे हैं कि एक सेपरेट एंटिटी हो जिसमें गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट भी हो और बाहर की इन्वेस्टमेंट हो। ऑफ वॉर फुटिंग के ऊपर इसको जल्द से जल्द फाल करें और पहले जो है उसको पहले तो स्टार्ट करें जो कि बंद पड़ा हुआ है, और उसके बाद ग्रेजुअली जो है उसको 3 मिलियन एकड़ के ऊपर ले जाएं। पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत इसकी जो है ना है इसके अंदर, और पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज भी है, बहुत सेविंग होगा। अच्छा, अब जाहिर रखे आगे बढ़ते हैं। जो बात की जा रही है उनका कंसर्न ये कि मोनोपोली हो जाएगी प्राइवेट सेक्टर की, तो कहां तक ये तहफुजात सही है? नहीं, मेरा अपना व्यू है कि मोनोपोली तो अभी नहीं। अभी तो जो ये हमने जो ट्रांजिशन स्ट्रक्चर बनाया है सीसीओपी के अंदर, इसकी मीटिंग हुई थी लास्ट वीक के अंदर, और अब एक कमेटी इसको फर्दर इसको देख रही है। उसके बाद इसको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होगा आपका, जो बेस्ट डील आएगी, जो लोग अपना इसमें इंटरेस्ट शो करेंगे उसमें से जो है ना बेस्ट सिलेक्शन होगा। मेरा तो कोई ख्याल नहीं है इसके अंदर जो है ना आपकी जो किसी की इजारादारी होगी। सरकार का भी जो है उसका भी स्टेक इसमें मौजूद होगा आपका, और ताकि जो है सरकार उनको फैसिलिटेट करें कि आगे जो इश्यूज हैं इसको चलाने में, बिकॉज अभी बहुत सारे इश्यूज हैं, एसएसडीसी की लायबिलिटी है, बहुत है। और अभी तो इसकी इवैल्यूएशन वगैरह अभी तो इवैल्यूएशन भी नहीं हुई है इसकी। ये अभी सारा प्रोसेस बाकी है, अभी तो एक इब्तिदा है। हमें सबको इसको सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज ये जो मजदूर सारे हैं इनको जॉब की जो है ना, बाकी जो अगर हम देखें, अब हबीब बैंक का इदारा देखें, यूबीएल का इदारा देखें, जब गवर्नमेंट में था उनकी हालत क्या थी। अब ये दोनों इदारे जो है ना इतने फाल हो गए, इतने लोगों को जॉब मिल रही है, तो प्राइवेट, मेरा भी बड़ा क्लियर व्यू है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर जो है रहम करे। और ये यानी जो बैंकिंग सेक्टर स्टोरी है प्राइवेटाइजेशन के बाद, जो हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री है, ये सेक्टर है, यहाँ पे बहुत कंपटीशन बढ़ा और हालात बेहतर हुए, लोगों को जो है वो जॉब्स वगैरह मिली, तो हालात यहाँ पे भी बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, बड़ा क्लियरली बिलीव हूँ कि इसी तरह होना चाहिए, लोगों को जॉब मिलना चाहिए। ममरेज साहब ये बताइएगा, ये गोल्डन हैंडशेक की जो बात की जा रही है, 5 साल से एक इदारा बंद है, 5 साल से फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस एक इदारा बंद है, उसकी प्रोडक्टिविटी 0/0 है, और ऐसे में जो है वो तनख्वाहें भी दी जा रही हैं, और ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का पैसा जो है वो वहां पर जा रहा है। ये बताइए कि एक चीज जब बेहतरी की तरफ जा रही है तो उसमें क्या आपकी साइड पे, ये वाली साइड आ जाए, मजदूरों की साइड पे आ जाए, वहां पे क्या रुकावट है? रुकावट ये है कि ये इनडिसीजन की वजह से बंद है। ये इनडिसीजन के फैसला हुकूमत ने करना था। हुकूमत ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन में ये बताया कि 2015 में जब प्रपोजल इनके पास आई थी तो क्यों नहीं कर सके थे। इन्होंने जो फाइनेंशियल एडवाइजर मुकर्रर किया उसके क्रेडिट पे आज तक कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है। ये सिर्फ इन्होंने इंपोर्ट टैरिफ को रैशनलाइज नहीं कर रहे। इंपोर्ट टैरिफ को रैशनलाइज करें तो 50 अरब रुपया सालाना एफबीआर का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। गोल्डन शेक हैंड ये कह रहे हैं इस वक्त 70 अरब रुपए इन्होंने हमारे देने हैं, उसमें से ये 19.5 अरब कैसे देंगे। ये गवर्नमेंट को पाकिस्तान स्टील मिल के नॉन प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने और कंट्रोवर्शियल सीईओ, इन लोगों ने इनको मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी है। इनका फाइनेंशियल डाटा अगर देखें मैं आपको बताऊं तो वो अजीब सी बनती है। आप कहीं पे कोर्ट ऑफ लॉ में जाके चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आप बिल्कुल कर रहे हैं, नॉन प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं और नॉन प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, अगर आप सीओ की कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट चैलेंज की हुई है हाई कोर्ट ऑफ सिंध में, और ये जो पाकिस्तान स्टील मैनेजमेंट ने और एमओआईपी ने वहां एक दी हुई है रिट्रेंचमेंट के लिए पिटीशन जो अभी पेंडिंग है, ऐसा ना हो कोई भी चीज कोर्ट में भी मौजूद है, सब जुडिस उसमें आए। जफर साहब, अब सूरत-ए-हाल आपके सामने, वो कह रहे हैं कि नॉन प्रोफेशनल बोर्ड है, नॉन प्रोफेशनल मैनेजमेंट है और इन्हीं चीजों ने इस इदारे को तबाह किया। देखिए ये बात तो है कि
جو آرگنائزیشن ہے وہ بہت بری حالت میں آ گئی ہے، اور اس میں سکسیسو گورنمنٹ کا قصور ہے، ایک پولیٹیکل ول کی بات ہے. ہم سارے اس وقت جو جس وقت پی ٹی آئی جب اپوزیشن میں تھی آپ کی، ان کا اس وقت الگ ویو تھا. وہ سارے جتنے بھی، میں یہ کہتا ہوں کہ میثاق کے جو ہے وہ معاشیت ہو، سارے جتنی بھی پارٹیاں ہوں وہ ملک کے بارے میں سوچے. یہ انفارچونیٹلی ہے کہ جو اپوزیشن میں جب ہوتے ہیں تو سوچ الگ ہوتی ہے، پر یہ ساری باتیں پرانی ہیں. ہمیں آگے سوچنا چاہیے. آگے پاکستان کی جو ہے نا بقا یہ ہے کہ یہ ادارہ چلے اور ادارے کے اندر جو ہے وہ اور ایک پہیہ اس کا فعال ہو اور لوگوں کو کام ملے، اور یہ آہستہ آہستہ 1.1 ملین جو اس کو کرنے کے بعد 3 ملین کے اوپر ہو. ٹھیک ہے. ایشوز بہت سارے ہیں، آگے بڑھنا ہے بیسیکلی. ممریز صاحب، آپ اس بات سے متفق ہیں کہ نہیں ہیں؟ پاکستان کے بڑے اداروں کو، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے، پاکستان ریلوے، پاکستان اسٹیل ملز کو، ان کو تباہ کیا ہمارے سیاسی دخل اندازیوں نے، ہماری سیاسی پولیٹیکل جو تقرریاں ہیں، انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ ختم کیا، ادارے کی ساکھ کو خراب کیا. آپ صرف مینجمنٹ کے اوپر بات نہیں کر سکتے، یہ جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے اس نے بھی بڑا خراب کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہائیلی پولیٹیسائز ادارہ ہے، مگر روز پرائم منسٹر آف پاکستان فرماتے ہیں احتساب کروں گا، نہیں چھوڑوں گا. پاکستان اسٹیل مل کا احتساب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ لوگ آج ان کے قریب ہیں جو ماضی کے حکمرانوں کے قریب ہوتے تھے، اور یہ عائشہ اسٹیل، آئی ایس ایل اور اس طرح کے دوسرے. پاکستان میں تو ایچ آر بنتا ہی نہیں ہے. آر ڈی کیوں؟ 40 سے 50 ارب روپے سالانہ ریونیو بڑھ سکتا ہے آج اگر امپورٹ ٹیرف کو کریں. ہم یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں. پھر جو کمیٹی سٹیک ہولڈر کی بات کر رہے ہیں، حکومت ہم سے تو بات کرتی نہیں ہے. ہم نے خط لکھے، اپیلیں کی، سارا کچھ ان کو، مگر ان کا نان پروفیشنل بورڈ ہے، مینجمنٹ ہے، منسٹری میں کوئی بندہ نہیں ہے، اور پرائیویٹائزیشن کمیشن میں بھی کوئی بندہ نہیں ہے. یہ کون سا کنسلٹنٹ ہے جس نے ان کو پرپوز کیا؟ گورنمنٹ آف سندھ کو پہلے اعتماد میں لیں. ظفر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان اپنی ضرورت کا 1/3 اسٹیل جو ہے اس وقت امپورٹ کر رہا ہے. اسٹیل مل کے نہ چلنے سے پاکستان میں وہ جو بات کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ پنپ رہا ہے. سی پیک کو اگر آپ دیکھیں، سب سے زیادہ سیمنٹ کی، لوہے کی، سریے کی، اسٹیل کی ہمیں ضرورت ہے. تو ایسے میں ہماری ٹاپ پرائرٹی کیا ہونی چاہیے؟ بالکل، ہمارا جو ہے فورن کرنسی بڑی مشکل سے ہم ایکسپورٹ جو ہے نا کرتے ہیں. ہمارا پورا مین ایکسرسائز ہونا چاہیے کہ یہ پورا ادارہ اگر یہ چلے اور اپنی 3 ملین ٹن کے اوپر آئے تو ہماری جو امپورٹ ہے، جو اس وقت پرائیویٹ اداروں کو جن کو موقع مل گیا اپنے آپ کو آگے بڑھنے کا، وہ ایک کمپٹیشن ہو. آپ کو پاکستان کے اندر ایک مارکیٹ ایک بہت بڑی ہے ماشاءاللہ. لاسٹ 3-4 مہینے میں نمبرز بہت اچھے آ رہے ہیں. جب کمپٹیشن ہوگا تو کسٹمرز جو ہیں، اوور آل اکانومی کا جو ہے نا فائدہ ہوگا کہ لوگوں کو جو ہے نا بیسٹ پرائز کے اوپر ملے. تو ہم ہمیشہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا ادارہ ہے. آپ کے بیلنس آف پیمنٹ کو بہت اچھی طرح بیلنس کر سکتا ہے، بہت بچت کر سکتا ہے. بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. کمپٹیشن ہو، آپ کو لوکل چیزیں جو ہے نا اسٹیل مل کی چیزیں ہیں، آپ کی کاسٹ اوور آل کم ہوگی انشاءاللہ. سمجھے نا؟ ٹھیک. ممریز صاحب، اس وقت جو پاکستان میں یہ واحد ادارہ ہے جو اسٹیل بناتا ہے، اور کوئی اسٹیل نہیں بناتا. وہ تو ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں. امپورٹ بل کو اگر کم کرنا ہے، ملک کے کنسٹرکشن انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہے، انجینئرنگ انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہے، اور اکنامک گروتھ کے لیے یہ واحد پاکستان اسٹیل مل ہے. حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، پاور ریٹائرڈ والی ہم کر کے، ہم پاکستان والے خود اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ حالات ناظرین آپ کے سامنے ہیں. پاکستان اسٹیل مل یوں ہی تباہ نہیں ہوا. سیاسی وابستگیاں، انفلوئنس، سیاسی تقرریاں، اور پھر مینجمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ 2008 میں یہی ادارہ جو ہے یہ منافع بخش ادارہ تھا، اور آج 200 ارب سے زائد اس کے اوپر قرضہ بھی ہے، اور آپ لاسز کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں. بہرحال اس کا فیصلہ کیا ہوگا، اس کی قسمت کہاں، کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھے گا، آنے والا وقت اس کا فیصلہ کرے گا. آج کے پروگرام سے اب تک اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.